फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज के करंट अफेयर के अंतर्गत हम लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक आपको ऑप्शनल ज्योग्राफी और जनरल स्टडीज दोनों ही पेपर्स में हेल्प करेगा। तो देखिए, अभी हाल में जो कुछ घटनाएं हुई हैं, पहले हम लोग एक नजर उन घटनाओं पे डालते हैं। तो देखिए, हाल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत की जो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, तो जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी के लिए कुछ पॉलिसीज को बनाया जाना चाहिए, कुछ नई नीतियों को बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही देखिए, अभी हाल में एक बात ये भी आई थी कि जो महिलाओं के विवाह की उम्र 18 वर्ष है, इसको बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया जाए। और इसके साथ ही देखिए, अभी जो रिसेंट का टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके अंतर्गत हमारी केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसलिए लोगों को परिवार नियोजन के लिए या कम बच्चों को जन्म देने के लिए जबरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी कि लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला जा सकता है कि आप कम बच्चों को जन्म दीजिए। अब देखिए, ये जो तीनों टॉपिक हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नई नीतियों की जरूरत है जनसंख्या को कम करने के लिए, इसके साथ ही जो बात आई महिलाओं के विवाह की आयु बढ़ाने के लिए, और फिर जो अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिसके अंतर्गत लोगों को जबरदस्ती कम बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर किया जाए। ये तीनों बातें, ये तीनों तथ्य या ये तीनों टॉपिक अपने आप में इंटरलिंक्ड हैं और कुल मिलाकर के एक टॉपिक का निर्माण करते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि भारत में नई जो जनसंख्या की नीति है वो किस तरह की होना चाहिए, जनसंख्या को लेकर के किस तरह के दृष्टिकोण को अपनाए जाने की आवश्यकता है। इन सब चीजों के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत। अब देखिए, जो एक स्टूडेंट होता है उसके पास इतना अनुभव नहीं होता है कि वो इन सभी चीजों को एक साथ मिला करके देख पाए और इनका एक सार निकाल पाए कि जो घटनाएं घट रही हैं उनके बीच में किस तरह से एक क्रम बनता जा रहा है और किस तरह से ये टॉपिक इमर्ज हो रहा है। तो इसी के लिए देखिए, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जरूरत होती है। और अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7905251328 पे। देखिए, मैंने अभी तक ऑप्शनल ज्योग्राफी के जो भी वीडियोस बनाए हैं वो यूट्यूब की टॉप लिस्ट में हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट हर दिन मुझे बताते हैं कि किस तरह से मेरे वीडियोस ने उनकी हेल्प की है। तो अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है हेल्प की, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके कोचिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये जो एडिटोरियल है इसको मैंने दैनिक जागरण से लिया है और इसको रितु सारस्वत जी ने लिखा है जो कि एक समाजशास्त्री हैं। अब देखिए, समझते हैं कि क्या बातें बताई गई हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित एक जनहित याचिका का जवाब देते हुए बीते दिनों केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि परिवार नियोजन के लिए देश में लोगों को विवश नहीं किया जा सकता। ये देखिए घटना हो गई जिसके ऊपर ये पूरा एडिटोरियल बेस्ड है। तो दरअसल जनसंख्या के संतुलित आकार का सीधा संबंध देश के विकास से जुड़ा है। ऐसे में यह गंभीर चिंतन और मनन का विषय है कि भारत में जनसंख्या का आकार क्या होना चाहिए जिससे सामाजिक आर्थिक उन्नति की तमाम बाधाएं पार की जा सके। अब देखिए, जनसंख्या जो है अगर बहुत ज्यादा होगी तो विकास नहीं हो पाएगा, और अगर जनसंख्या बहुत कम है तो भी विकास अवरुद्ध होगा, क्योंकि फिर आपके देश में काम करने वाले लोग नहीं होंगे। तो ऐसे में जनसंख्या का क्या आकार हो जिससे आपकी सामाजिक आर्थिक उन्नति में जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएं, आप विकास कर सकें। यह सर्वविदित है कि जनसंख्या की निरंतर बढ़ोतरी के चलते सरकार के अधिकतम प्रयासों के बावजूद भी नागरिकों को न्यूनतम जीवन गुणवत्ता प्रदान कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखिए, सरकार चाहे जितने प्रयास करे, लेकिन अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो वो सभी प्रयास कम पड़ जाते हैं और फिर नागरिकों को एक अच्छा जीवन नहीं मिल पाता है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अंतर्गत जनसंख्या प्रकोष्ठ ने द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स द 2017 रिवीजन रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि भारत की आबादी 2025 तक चीन से आगे निकल जाएगी। यह चिंता का विषय इसलिए है कि हमारे पास कृषि योग्य भूमि दुनिया की लगभग 2% है और पीने का पानी जो है 4% है, लेकिन जनसंख्या 20% है। यानी कि पूरे विश्व में अगर पानी जो है उसकी बात करें पीने योग्य, तो पूरे विश्व का केवल 4% पानी हमारे पास है। अगर भूमि की बात करें तो केवल 2% है, लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें तो 20% है। यानी कि विश्व की 20% जनसंख्या इस 4% पानी
और 2% जमीन के ऊपर आधारित है या जमीन से अपना भरण पोषण प्राप्त करती है। तो ये एक देखिए चिंता की बात है, अगर लगातार जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो ये जो हमारे पास छोटी सी जमीन है, इससे कैसे हम इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण कर पाएंगे। और यही बात पानी का जो रिसोर्स है, पानी का जो संसाधन है, इसके ऊपर भी लागू होती है। उल्लेखनीय है कि 1976 में संसद के दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा के बाद 42वां संविधान, अब देखिए ये चीजें आपके जीएस के पेपर में काम आएंगी, तो 1976 में संसद के दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा के बाद 42वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ और संविधान की 7वीं अनुसूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का प्रावधान किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का अधिकार दिया गया, परंतु इस अधिकार का उपयोग आज तक किसी राज्य में नहीं किया गया है। बाद में वर्ष 2000 में जस्टिस वेंकट चलैया की अध्यक्षता में गठित 11 सदस्यीय संविधान समीक्षा आयोग ने संविधान में अनुच्छेद 47 ए को जोड़ने और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का सुझाव दिया था। तो ये जस्टिस वेंकट चलैया जी की जो संविधान समीक्षा आयोग है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है संविधान समीक्षा आयोग। तो संविधान समीक्षा आयोग ने एक सजेशन दिया कि संविधान में अनुच्छेद 47 ए जोड़ा जाए और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कुछ कानून बनाए जाएं। अनुच्छेद 47 ए उन परिवारों को शिक्षा, रोजगार और कर कटौती में छूट देने की बात करता है जिनके 2 बच्चे हैं। यह जिन दंपति के बच्चों की संख्या 2 से ज्यादा है, उन्हें सरकारी लाभों से वंचित करने का भी प्रस्ताव रखता है, यानी जिनके 2 बच्चों से अधिक हैं, उनको फिर सरकारी लाभों में कुछ कटौती हो सकती है। क्या इस सच्चाई से मुंह मोड़ा जा सकता है कि देश में जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है, उसके चलते आने वाले कुछ वर्षों में संसाधनों की असंतुलित खपत और बढ़ जाएगी, परिणाम स्वरूप गुणवत्ता परक जीवन चुनौती बन जाएगा। यानी कि देखिए जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, ये निश्चित है कि हमारे लिए जो संसाधन है वो कम पड़ जाएंगे, और जब संसाधन कम पड़ेंगे तो लोगों के जीवन की जो गुणवत्ता है वो और ज्यादा गिर जाएगी। संसाधनों के साथ साथ क्षेत्रीय असंतुलन भी चिंता का विषय है। देखिए इसको आप प्रादेशिक असंतुलन से भी जोड़ सकते हैं, और सीधे तौर पे ये आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी का टॉपिक बन जाता है। तो संसाधनों के साथ साथ क्षेत्रीय असंतुलन भी चिंता का विषय है। जहां दक्षिण और पश्चिम भारत में जन्म दर कम है, वहीं उत्तर तथा पूर्वी भारत, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में अधिक है। सामान्य से दिखने वाला यह क्षेत्रीय अंतर कई बार संघर्ष की स्थितियों को तब उत्पन्न कर देता है जब किसी क्षेत्र में कम विकास और अधिक जनसंख्या के चलते वहां के लोग उन राज्यों की ओर प्रवास कर जाते हैं जहां विकास अधिक और जनसंख्या कम है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया के लोग जब रोजगार वगैरह के लिए साउथ इंडिया में जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि साउथ इंडिया के लोग कई बार उनका विरोध करते हैं कि जो हमारे स्थानीय रोजगार हैं उसमें आप अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं। और इसका कारण क्या है कि जो उत्तर के राज्य हैं वहां पे विकास कम है, जनसंख्या ज्यादा है। तो ऐसे में लोगों की मजबूरी हो जाती है कि काम धंधे की तलाश में वो कुछ ऐसी जगहों पे जाएं जहां पर रोजगार उपलब्ध हो, और जिन जगहों पे ये जाते हैं वहां पर इनका विरोध होता है। ऐसी स्थिति में उन राज्यों से विरोध के स्वर उभरने लगते हैं जहां कम जनसंख्या है, क्योंकि कम जनसंख्या वाले राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जीवन मानकों पर अधिक निवेश कर पाते हैं, जो कि उच्च जीवन स्तर के लिए महत्वपूर्ण घटक है। प्रवासियों की अधिक संख्या उनके राज्य की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाती है। वहीं राज्य के मूल निवासी स्वयं के हितों को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यानी कि देखिए जो ऐसा राज्य है जहां पे जनसंख्या कम है, तो वो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पे ज्यादा खर्च करता है। लेकिन जब वहां पर जनसंख्या बढ़ने लगेगी तो राज्य के जो संसाधन है, राज्य का जो बजट है, उसके ऊपर दबाव भी बढ़ जाएगा, और ऐसे में जो राज्य के मूल निवासी हैं इस चीज को पसंद नहीं करेंगे। एक बात और, जो देश बहुभाषी और बहुधार्मिक नहीं है, वे जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में क्षेत्रीय और संसाधन संबंधी विषमताओं को दृष्टि में रखते हैं। परंतु जो देश बहुभाषी हैं, जैसे हमारा देश बहुत भाषाओं वाला है और जहां विभिन्न नस्ल के लोग रहते हैं, वहां सभी संप्रदायों में भी एक संतुलन बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी एक धर्म विशेष की जनसंख्या में वृद्धि उन संप्रदायों में असंतोष भी उत्पन्न करती है जिनसे की जनसंख्या वृद्धि दर कम है। यानी एक संप्रदाय की जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है और दूसरे की धीरे धीरे हो रही है, तो इससे भी एक असंतोष आता है। इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए देश को एक मध्य मार्ग अपनाने की आवश्यकता है।
इस संबंध में एक ऐसा नियामक अपेक्षित है जो जनसंख्या नियंत्रण से कहीं अधिक जनसंख्या स्थिरता पर विचार करे। यानी कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है इसको कैसे स्थिर किया जाए, इस चीज के ऊपर विचार करने वाले एक नियामक की जरूरत है। इसके लिए एक सकारात्मक नियंत्रण व्यवस्था, आप देखिए जिसने माल्थस को अच्छे से पढ़ा है वो लिंक कर पा रहा होगा कि ये सकारात्मक नियंत्रण व्यवस्था क्या है। तो इसके लिए एक सकारात्मक नियंत्रण व्यवस्था को भी स्थापित करने की जरूरत है। जिन दंपतियों के दो बच्चे हैं उन्हें रोजगार और शिक्षा में प्राथमिकता मिले, साथ ही बैंक कर्ज कम ब्याज दरों पर और धन निवेश पर अधिक ब्याज मिले, यानी कि कुछ सहूलियतें दी जाएं, कुछ सहायताएं दी जाएं ऐसे लोगों को जिनके दो ही बच्चे हैं। बहरहाल जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में हम इंडोनेशिया का सुहार्तो मॉडल भी अपना सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, आपको एक केस स्टडी मिल गई, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के आपको एक केस स्टडी मिल गई है और इसका इस्तेमाल करके आप जो अपने मार्क्स है उसको कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कहीं पे 4 मिलने वाले थे तो आप 7 और 8 तक पहुंच सकते हैं। एक मुस्लिम देश होते हुए भी वहां की सरकार ने, यानी इंडोनेशिया की सरकार ने धर्मावलंबियों के विरोध के बावजूद जन जागरण की मुहिम चलाई। महिलाओं तक पैठ बनाकर उन्हें कम संतान के महत्व को बताने के लिए प्रयास किए गए। इंडोनेशिया की सरकार ने नेशनल फैमिली प्लानिंग कोऑर्डिनेशन बोर्ड बनाया और उसमें इंडोनेशिया के सबसे बड़े मुस्लिम समूह मोहम्मदियों को शामिल किया। सरकार ने अपने प्रचार प्रसार अभियान से दूर दराज के गांवों में जाकर के घर घर गर्भ निरोधक गोलियां बांटी। नतीजतन इंडोनेशिया में 1970 में प्रत्येक महिला के औसतन जहां 5-6 बच्चे थे वहां 2010 में यह अनुपात 2.6 रह गया। यानी कि सरकार ने क्या किया, एक तो व्यापक जन अभियान चलाया और उसमें जो वहां के धार्मिक संगठन थे उनको भी शामिल कर लिया, यानी कि जो डिसीजन है उसमें सभी को अपने साथ ले लिया। और फिर लोगों को जो कह लीजिए कम बच्चों को जन्म देने के लिए जो सुविधाएं चाहिए हैं वो भी प्रदान की गई। और इससे क्या हुआ कि जो इंडोनेशिया है वहां पर जो जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तेज थी उसमें कुछ कमी आई। इसमें कुछ दो राय नहीं है कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में किसी को भी उसके परिवार के आकार को सीमित रखने के लिए विवश करना उचित नहीं है। परंतु इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि लोग जनसंख्या वृद्धि के नकारात्मक पक्षों की अवहेलना कर रहे हैं। उन्हें उनके कृत्यों के लिए सचेत ना किया जाए, यानी कि लोगों को जागरूक करना चाहिए कि जब आप जनसंख्या में बहुत ज्यादा तेजी से वृद्धि करते हैं तो ना सिर्फ देश का बल्कि इससे आपका भी नुकसान नुकसान होता है। जब बात देश हित की हो तो यथोचित निर्णय आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य हो जाता है, यानी कि एक सही निर्णय को लेना अनिवार्य हो जाता है। तो देखिए इसमें जो पहला पेज है उसके ऊपर आपको कुछ ऐसी चीजें मिल गई जो जनरल स्टडीज के पेपर में ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वैसे ही जो आपका दूसरा पेज है इस पे आपको सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो आपके ऑप्शनल ज्योग्राफी की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।